हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए आज का जो हमारा सेशन है उसके अंदर डिस्कस होने वाले हैं प्रीवियस ईयर के सवाल जो कि पूछे गए थे हमारे प्रीवियस यूपी, एमपी और एचपीएसी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स एग्जाम्स के अंदर। टॉपिक आज का रहेगा बिजनेस फाइनेंस का। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक पहले कर दीजिए और आइए फटाफट से अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको एवर स्टडी क्लासेस के कोर्सेज की जानकारी भी दे देते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स एग्जामिनेशन की, तो इस एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस के लिए हमारे पास पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज का कोर्स अवेलेबल है। और अगर आपको मास्टर बनना है पूरे प्रिपरेशन का, तो मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है यूजीसी नेट कॉमर्स और पेपर 1 के लिए। एंड अगर आप तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस की, तो एमपीपीएससी, एचपीएससी, यूपीएचईएससी, इन सब के कोर्सेज, इन सब के क्रैश कोर्सेज हमारी वेबसाइट और ऐप पे अवेलेबल है। और केवल आपको प्रैक्टिस अगर करनी है, एमसीक्यूज लगाने हैं, पीवाईक्यू लगाने हैं, तो आप क्वेश्चन बैंक को भी चेकआउट कर सकते हो। इन सभी कोर्सेज की डिटेल्स आपको एवर स्टडी क्लासेस की ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएंगी। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास अब सवाल है जी, एज पर दी वॉल्टर्स अप्रोच, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो व्हेन द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज 15% एंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 18%। अभी देखो, जो आपके पास वॉल्टर मॉडल है, ये कुछ बातें आपको बताता है कि आपको शेयर होल्डर को सारा पैसा डिविडेंड में बांट देना चाहिए या फिर पैसे को रिटेन करके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसके लिए ये आपको कहते हैं कि आप कंपेयर करो कि आपके बिजनेस का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आर और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितने हैं। अगर आप अपने बिजनेस का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो ज्यादा कमा सकते हैं और इक्विटी की कॉस्ट कम है, तो आप सारा पैसा रिटेन करो, बिजनेस में ही इन्वेस्ट करो। बट अगर ऐसा नहीं है, जैसे कि इस केस में हमें देखने को मिल रहा है कि हमारा जो इंटरनल रेट है वो तो 15% का ही है, बट शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन 18% की है। तो अगर बिजनेस में इंटरनली इन्वेस्ट करेंगे तो 15% ही कमा पाएंगे। इससे बेटर है शेयर होल्डर को पैसा दे दो, 18% उसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसे जहां से वो रिटर्न मिल सकती है वो उसे कमाने की कोशिश कर लेगा। तो हमें डिविडेंड की फॉर्म में पैसा बांट देना चाहिए। डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी 100% इन दिस केस। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो यहां पे सवाल है जी, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द कॉस्ट ऑफ। देखो, जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है उसको हम एक तो नॉर्मल एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लेते हैं और एक हमारे पास कंसेप्ट आता है मार्जिनल का। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कि आपने जो एडिशनल फंड्स रेज करने हैं उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होने वाली है। जैसे आप कोई नया प्रोजेक्ट करने वाले हैं, उसके लिए आप अलग से इक्विटी, अलग से डेट लेने वाले हैं, अलग से फंडिंग लेने वाले हैं, तो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहने वाली है, दैट इज रेफर टू एज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और अगर आप ऑप्शंस पे नजर डालते हैं, एडिशनल इंटरेस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, एडिशनल फंड्स या फिर एडिशनल रेवेन्यू, तो हमारे पास जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, एडिशनल फंड्स का। कि जो हम एडिशनल फंड्स रेज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट हमें क्या पड़ने वाली है, दैट इज दी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलिए, तो यहाँ पे अभी हमारे पास सवाल है जी, हमें कुछ चीजें गिवन है यहाँ पर। अर्निंग बिफोर टैक्स हमें गिवन है 45 लाख का, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट हमें यहाँ पे गिवन है 30 लाख की, और इंटरेस्ट हमें गिवन है 15 लाख का। हमें निकालना है ऑपरेटिंग लीवरेज। अब देखो, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला रहता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी का। तो अभी इस केस में ना तो हमें कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली गिवन है ना ईबीआईटी डायरेक्टली गिवन है, बट दोनों निकाल सकते हैं। अर्निंग बिफोर टैक्स हमें गिवन है, ईबीटी हमें यहाँ पे गिवन है और इंटरेस्ट गिवन है। अगर हम इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे इस अर्निंग बिफोर टैक्स में तो हमारा ईबीटी आ जाएगा। तो 45 लाख प्लस 15 लाख, हमारा ईबीआईटी जो बनेगा वो यहाँ पे 60 लाख का बन जाएगा। और इस ईबीआईटी के अंदर अगर मैं अपनी ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट ऐड कर दूंगा, देखो आप समझने की कोशिश कीजिए, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू माय ईबीआईटी। और ये ईबीआईटी मेरे को पता है कि 60 लाख की है, ये हमने कंप्यूट कर लिया, 60 लाख की ईबीआईटी है। फिक्स्ड कॉस्ट सवाल में ऑलरेडी गिवन है कि 30 लाख की है, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, आप दोनों को ऐड कर लीजिए, 90 लाख का कंट्रीब्यूशन आपका होगा। तो 90 लाख इज द कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी इज द 60 लाख। तो आप इसे डिवाइड करके आंसर निकालेंगे 1.5 जो है वो आपका ऑपरेटिंग लीवरेज निकल कर आ जाएगा। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास अब सवाल है जी, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी
are rupees 10,20,000 and 3,20,000 respectively, what will be the amount of maximum permissible bank finance, इसे हम प्यार से MPBFB बुलाते हैं, as per the second method of टंडन कमेटी। अब देखो, वर्किंग कैपिटल के लिए अगर आपको बैंक से फाइनेंस चाहिए, लोन चाहिए, तो कितना फाइनेंस आपको मिलेगा, इसको लेकर फॉर्मूलाज बताए हैं टंडन कमेटी ने। एक आपका पहला मेथड है फर्स्ट मेथड और एक है सेकंड मेथड। और अगर हम फर्स्ट मेथड की बात करते हैं तो वहां तो बहुत ही सिंपल है कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करके इसका 75% कर दो, ये फर्स्ट मेथड है। और सेकंड मेथड कहता है कि 75% करो करंट एसेट्स का और उसमें से माइनस करो करंट लायबिलिटीज को। और सेकंड मेथड ही हमें सवाल में पूछा जा रहा है, तो 10,20,000 के करंट एसेट्स हैं, इसका 75% आप करिए और करंट लायबिलिटीज यानी कि 3,20,000 में से माइनस करिए। तो 10,20,000 का 75% अगर आप करेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी 7,65,000। करंट लायबिलिटीज हमारी 3,20,000 ऑलरेडी हमें सवाल में गिवन है, और इसे सॉल्व करके हमारा जो आंसर निकल कर आता है वो 4,45,000 का निकल कर आता है। तो करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी का बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास अब सवाल है जी, राज लिमिटेड हैज इशूड 1200 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 fully paid up. The market price of these shares is ₹170 per share. Company has paid a dividend of ₹12 per share. Find out the cost of capital. तो अभी यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। और देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए जो आपको जानकारी चाहिए वो चाहिए आपको डिविडेंड और यहाँ पे उसका मार्केट प्राइस, इससे आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल कर आ जाएगा। ये पहला वाला जो लाइन आपको दे रखा है इसका कोई लेना देना नहीं है आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। तो डिविडेंड हमें कितना दे रखा है जी, 12 रुपए का दे रखा है, और आपका जो प्राइस दे रखा है वो 170 का दे रखा है। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज में आंसर निकल कर आ जाएगा। एंड प्यारे दोस्तों, कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ पे मुश्किल हो सकती है आपके लिए, बट अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 7.05% निकल कर आएगा। करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी का बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास अब सवाल है जी, फिक्स्ड कॉस्ट हमें दे रखी है 40,000 की, वेरिएबल कॉस्ट हमें दे रखी है 1,40,000 की, सेल्स हमें दे रखे हैं 2 लाख के, 10% इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹1 लाख, कंबाइंड लीवरेज इज गोइंग टू बी। अब देखो, कंबाइंड लीवरेज का आपका जो फॉर्मूला रहता है, या तो ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, या फिर डायरेक्टली आप निकाल सकते हो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। अब इस सवाल को अगर हम देखते हैं तो सबसे ऊपर आप अपना सेल्स रखिए जी 2 लाख का, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट को घटाइए जो कि आपको 1,40,000 की दे रखी है, तो 60,000 का जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। इस कंट्रीब्यूशन में से आप अपना फिक्स्ड कॉस्ट घटाएंगे जो कि 40,000 का है, तो यहाँ पे आपका निकल कर आएगा EBIT, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें से आप अपना इंटरेस्ट घटाएंगे, 10% इंटरेस्ट ऑन लोन है, लोन 1 लाख का है, तो ये 10% इंटरेस्ट आपका 10,000 का हो गया, तो आपका निकल कर आ जाएगा क्या, EBT अर्निंग बिफोर टैक्सेस, जो कि 10,000 का निकल कर आ जाएगा। अभी आपको कंबाइंड लीवरेज निकालना है, तो आपकी दोनों चीजें आ गई, कंट्रीब्यूशन भी आ गया, ईबीटी भी आ गया। 60,000 डिवाइडेड बाय 10,000 आप करेंगे तो ये 6 टाइम्स का निकल कर आ जाएगा आपका आंसर कंबाइंड लीवरेज का। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी का प्यारे दोस्तों बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास अब सवाल है, अकॉर्डिंग टू वॉल्टर एंड गॉर्डन्स थ्योरी द डिविडेंड डिसीजन फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म इज। अब देखो जी, यहाँ पे ना हमारे पास बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज हैं, और ये थ्योरीज हमारे पास कुछ अलग अलग कैटेगरीज में आ जाती हैं। एक थ्योरीज हमारे पास है रेलेवेंसी थ्योरीज, और दूसरी हमारे पास है इररेलेवेंसी थ्योरीज। देखो, अगर हम बात करें रेलेवेंसी थ्योरीज की, तो रेलेवेंसी थ्योरी का मतलब है कि आपका जो डिविडेंड डिसीजन है वो रिलेवेंट है, वो यहाँ पे आपके शेयर के प्राइस पे इफेक्ट डाल सकता है। आप डिविडेंड दे या ना दें आपको डिसाइड करना पड़ेगा, इससे आपकी जो कंपनी की शेयर की वैल्यूएशन है उस पर इफेक्ट आ सकता है। बट जो इररेलेवेंसी वाली थ्योरीज है वो आपको कहती है कि डिविडेंड डिसीजन इररेलेवेंट है, आप डिविडेंड दे या फिर पैसे को रिटेन कर लें बिजनेस के अंदर, इससे आपके वैल्यूएशन पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। इररेलेवेंसी के अंदर तो मेनली हमारे पास एमएम अप्रोच आता है। रेलिवेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास गॉर्डन का और वॉल्टर का मॉडल आ जाता है। तो वॉल्टर और मॉडल की गॉर्डन का जो थ्योरी है वो कहते हैं कि डिविडेंड डिसीजन फर्म की वैल्यूएशन के लिए बिल्कुल रेलेवेंट है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए का ही बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, क्रेडिट रेटिंग इज अफेक्टेड बाय।
तो क्रेडिट रेटिंग इनमें से किन चीजों से अफेक्ट होने वाली है? देखो, जब भी आप कोई नया इंस्ट्रूमेंट इशू करने वाले हो, कोई नया डेट मार्केट से लेने वाले हो, तो यहाँ पे आपकी क्रेडिट रेटिंग की जाती है। और क्रेडिट रेटिंग से पता लगता है कि आप वो पैसे को चुकाने के काबिल हैं भी या नहीं भी। आप उस लोन को जो आप अवेल कर रहे हैं, कितनी क्षमता रखते हैं, कितनी क्रेडिट वर्दीनेस है आपकी कि उस पैसे को आप टाइमली चुका देंगे। तो कौन सी चीजों से आप ये क्रेडिट रेटिंग को डिटरमाइन करेंगे? अनपेड डेट एंड इट्स नेचर, कि आपका कितना लोन है, क्या उसकी नेचर है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है। अवेलेबल सिक्योरिटी एसेट्स, कि उस लोन के अगेंस्ट आपके पास कितनी सिक्योरिटी है, कितनी चीजें आपने गिरवी रखी हुई है। स्टेबिलिटी ऑफ द कैश फ्लोज, कि आपको जो कैश फ्लो मिल रहा है बिजनेस के अंदर, जिससे आप इस इंटरेस्ट की पेमेंट करने वाले हैं, इस डेट को सर्विस करने वाले हैं, प्रिंसिपल पे करने वाले, इंस्टॉलमेंट देने वाले हैं, वो स्टेबल है या फिर नहीं है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो प्यारे दोस्तों, ये सारी चीजें ही कहीं ना कहीं आपकी क्रेडिट रेटिंग पे इफेक्ट डालेंगी, और इसीलिए आंसर यहाँ पे जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी का बनेगा। ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फर्म्स ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज अचीव्ड। तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा ऑप्टिमम कब होगा? when debt and equity are 50% each, when cost of equity is minimum, when weighted average cost of capital is minimum, when capital asset pricing model is minimum। देखो, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वो है जिसमें आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम है और आपकी जो फर्म की वैल्यूएशन है वो ज्यादा से ज्यादा है। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कब अचीव होगा? जब आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो मिनिमम आ रही है, कम से कम आ रही है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी का बन जाएगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि आईआरआर एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी प्रोवाइड द सेम रिजल्ट्स व्हेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आर। देखो, एनपीवी और आईआरआर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं आपके कैपिटल बजटिंग से जुड़े हुए, और ये दोनों ही टेक्निक्स आपकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करके चलती हैं जी, और आपके ऑलमोस्ट सभी केसेस में सिमिलर आंसर देती हैं, बट कुछ केसेस में इनके आंसर अलग हो जाते हैं। देखो, यहाँ पे बोला गया कि दोनों सेम आंसर कौन से केस में यहाँ पे देने वाले हैं। चलिए देखते हैं जी। व्हेन द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आर, ऑप्शंस आर इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। तो अगर आपके जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है दोनों अलग अलग हैं, इंडिपेंडेंट है, कोई लेना देना आपका नहीं है, तो आपके ये आंसर नॉर्मली सेम ही देंगे, कोई अलग आंसर देखने को नहीं मिलेगा। अगर एनपीवी कह रहे ए करो तो आईआरआर भी कहेगा प्रोजेक्ट ए ही आप करो। ये डिपेंडेंट, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म वाला तो यहाँ पे कोई सिनेरियो राइज नहीं होगा। हाँ, कुछ और केसेस हमारे पास होते हैं जिसमें कंफ्लिक्ट अराइज हो जाता है। तो वो कौन से केसेस है जिन पे एनपीवी और आईआरआर के बीच में कंफ्लिक्ट आता है, ये आपको चेक करना है, क्योंकि दिस कैन आल्सो बी आस्क्ड इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो इस चीज को भी आप जरूर एक बार रिवाइज कीजिएगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें अगले सवाल की। तो ये सवाल है, अकॉर्डिंग टू गॉर्डन मॉडल द डिस्काउंट रेट यूज्ड बाय द इन्वेस्टर एग्जिबिट्स डैश रिलेशनशिप विद द रिटेंशन रेट। अभी देखो, गॉर्डन मॉडल की बात आती है तो आपके पास कुछ फॉर्मूला याद आता होगा, D1 डिवाइडेड बाय K माइनस C, ऐसा फॉर्मूला याद आता होगा। और ये वाला जो G है ना जी, इसी को लेकर सवाल पूछा जा रहा है। G जो है आपका, जिसको कहीं ना कहीं आप इस्तेमाल कर रहे हैं आपके डिविडेंड की डिस्काउंटिंग करने में, उसको लेकर आपका क्या रिलेशनशिप है रिटेंशन रेशो के साथ। और ये फॉर्मूला दिया जाता है G इज इक्वल टू बी आर, जिसमें B आपका रिटेंशन रेशो बन जाता है, R आपका रेट ऑफ रिटर्न बन जाता है। और ये कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट रिलेशनशिप को यहाँ पे दिखा रहे हैं, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड, आपका ग्रोथ रेट और ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है रिटेंशन रेशो। और इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं डिस्काउंट रेट इशूड बाय द इन्वेस्टर एग्जिबिट्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप विद द रिटेंशन रेट, ऐसा यहाँ पे बोला जा सकता है। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब होता है, अगर G इज इक्वल टू, यहाँ पे हम ऐसा कर रहे होते हैं R डिवाइडेड बाय B, अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो कुछ इनवर्स रिलेशन हमें देखने को मिलता, बट ऐसा नहीं है, और इसीलिए एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन ही हमें देखने को यहाँ पे मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पे अभी सवाल है जी हमारे पास, XYZ इज एन ऑयल बेस्ड बिजनेस कंपनी which does not have adequate working capital. Working capital adequate आपके पास नहीं है. It fails to meet its current obligation which leads to bankruptcy. Identify the type of decision involved to prevent the risk of bankruptcy.
अभी वर्किंग कैपिटल एडिक्वेट नहीं है, आपके पास करंट एसेट्स नहीं है जिससे आप अपनी करंट लायबिलिटीज को मीट कर सको, आपकी बैंक करप्सी वाली सिचुएशन जो है उसको काउंटर कर सको, तो कौन सा डिसीजन आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा इस बैंक करप्सी के रिस्क को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए? तो यहाँ पे हमें बेसिकली लेना पड़ेगा एक लिक्विडिटी से जुड़ा हुआ डिसीजन। लिक्विडिटी डिसीजन हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा जी, क्योंकि आपकी लिक्विडिटी पोजीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आपके पास लिक्विड एसेट्स नहीं है जिससे आप अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को मीट कर सको। तो लिक्विडिटी डिसीजन को यहाँ पे रेफर किया जा रहा है और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी का यहाँ पे बनेगा। चलिए यहाँ पे अब हमारे पास सवाल है जी, एबीसी लिमिटेड हैज अ डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ 2.6 compared with the industry average of 2.4। तो आपकी डेट इक्विटी रेशियो 2.6 है, बट इंडस्ट्री का जो एवरेज है यहाँ पर वो है 2.4 का, यानी कि आपकी डेट इक्विटी रेशियो इंडस्ट्री से ज्यादा है। आपने ज्यादा डेट रखा हुआ है इक्विटी के मुकाबले एज कंपेयर टू दी इंडस्ट्री, और अगर आपने ज्यादा डेट रखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपकी फर्म, आपकी कंपनी में फाइनेंशियल रिस्क भी यहाँ पे ज्यादा हो सकता है। ऑप्शंस को एक बार रीड करते हैं। This means that the company will not experience any difficulty with its creditors, has less liquidity than other firms in the industry, will be viewed as having a high credit worthiness, has greater than average financial risk when compared to other firms in its industry। तो बिल्कुल जी यहाँ पे हमारा ग्रेटर देन एवरेज फाइनेंशियल रिस्क है, बाकियों का 2.4 है अगर रेशियो, तो हमारा ज्यादा है, हमने ज्यादा डेट रखा हुआ है तो मतलब ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क है हमारे पास, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी का बन जाएगा। चलिए तो यहाँ पे अभी हमारे पास सवाल है, कंसीडर अ प्रोजेक्ट दैट हैज नॉर्मल कैश फ्लोज विद वन आउटफ्लो फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ इनफ्लोज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर सच प्रोजेक्ट। तो अभी प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आपका एक प्रोजेक्ट है जिसमें नॉर्मल कैश फ्लोस हैं, एक स्टार्टिंग में आपका आउटफ्लो हो रहा है, जैसे कुछ 1 लाख का स्टार्टिंग में लेट सपोज आउटफ्लो है, फिर उस प्रोजेक्ट से आपको लेट सपोज आने वाले 10 सालों के लिए 20,000 का इनफ्लो होने वाला है, तो ऐसा कुछ आप प्रोजेक्ट लेट सपोज कर रहे हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट को लेकर कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगी? हायर द WACC, लोअर द कैलकुलेटेड NPV विल बी। अब देखो, अगर आपका WACC ज्यादा होगा यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अगर आपका ज्यादा होगा, अगर आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ज्यादा रखेंगे तो इसका मतलब है कि आपकी एनपीवी कम निकल कर आएगी। इसका मतलब है कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दी कैश इनफ्लोज है वो कम हो जाएगी और अल्टीमेटली आपका एनपीवी कम हो जाएगा। जितना ज्यादा आपका डिस्काउंट का रेट होगा उतनी प्रेजेंट वैल्यू तो कम ही आएगी। ये तो बिल्कुल लॉजिकल सी बात है। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही लग रहा है। If the project's NPV is greater than 0, IRR must be less than WACC। देखो, नॉर्मल प्रोजेक्ट है तो अगर एनपीवी ग्रेटर देन 0 है तो आईआरआर भी कहेगा प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करो, आईआरआर आपका WACC से ज्यादा होना चाहिए, तो सेकंड वाली स्टेटमेंट सही नहीं लग रही। If the project's NPV is greater than 0, IRR must be less than 0। भैया IRR less than 0 क्यों होगा? तो ये भी सही नहीं लग रही। NPV of the relatively risky project should be found using relatively low WACC। नहीं जी, जितना ज्यादा रिस्की प्रोजेक्ट है उतना ज्यादा आपको डिस्काउंटिंग रेट लेना चाहिए, उतना ज्यादा कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेना चाहिए। तो डी वाला भी सही नहीं है, तो जो ऑप्शन नंबर ए है वही केवल सही है। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो बढ़ते हैं जी हमारे अगले सवाल पे, और ये सवाल है, एज पर मोदी गिलानी एंड मिलर थ्योरी, इन द एब्सेंस ऑफ टैक्सेस द वैल्यू ऑफ द फर्म एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल। तो देखो जी, एमएम थ्योरी की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो उस थ्योरी के कंटेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है, अगर टैक्सेस एग्जिस्ट नहीं करते तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ द फर्म के बीच में क्या संबंध रहने वाला है? विल रिमेन सेम टू दी कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज। देखो, एमएम थ्योरी आपकी कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का जो डिसीजन है वो इररेलेवेंट है, चाहे आप डेट ज्यादा रखो इक्विटी कम रखो, चाहे आप उल्टा करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेट इक्विटी के रेशो से कोई फर्क नहीं पड़ता आपके फर्म के वैल्यूएशन के ऊपर। तो यहाँ पे ये कहती है कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन जो है दैट इज इररेलेवेंट। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन इररेलेवेंट है, यानी कि फर्म का वैल्यू और कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम रहेगा चाहे हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज कर दें। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही लग रहा है। आगे भी पढ़ लेते हैं एक बार। इंक्रीज द वैल्यू बट डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल विद कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज, ऐसा नहीं है। इंक्रीज विद कैपिटल
स्ट्रक्चर चेंज या डिक्रीज विद कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज, ये सारे गलत हो जाएंगे क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर के चेंज से हमारी फर्म की वैल्यू और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है जी, व्हेन द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 7%, बीटा वैल्यू is 1.5 and the market rate of return is 15%, then the value of expected rate of return will be। अब ये वाला जो सवाल है ये आपको जुड़ा हुआ है जी CAPM मॉडल से, और एज पर दी CAPM मॉडल अगर हम बात करें रेट ऑफ रिटर्न की तो वो कैसे निकालते हैं जी, RF प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाइड बाय द बीटा। तो RF हमें यहाँ पे 7% दे रखा है जी, RM माइनस RF यानी कि 15 माइनस 7 हो जाएगा ये आपका, और बीटा हमें 1.5 का यहाँ पे दे रखा है। तो ये हो गया 7 प्लस 8 इंटू 1.5, और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे जी यहाँ पर तो ये आपका क्या निकल कर आएगा, 7 प्लस 12 इज इक्वल टू 19% निकल कर आएगा। करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी का बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास अब सवाल है, which among the following represents 1 plus r to the power n where r is equal to the interest rate per period and n is equal to number of time periods। PVIF present value interest factor, FVIF future value interest factor, PVIFA present value interest factor for an annuity, FVIFA future value interest factor for an annuity। तो देखो जी यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला दे रखा है 1 प्लस आर टू दी पावर एन का फॉर्मूला आपको दे रखा है। तो अगर आपकी जो पावर है, आपको जैसे ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आप उसकी पावर में कुछ लेकर जा रहे हो, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, उसकी कुछ कंपाउंडिंग कर रहे हो, तो ये बेसिकली एक फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर को डिनोट करता है। अगर यहाँ पे ये n माइनस में होता या फिर आप 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू दी पावर n कर रहे होते तो आप कुछ डिस्काउंटिंग का काम कर रहे होते, तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे होते। बट यहाँ पे डिस्काउंटिंग नहीं हो रहा, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो रहा है, बढ़ रहा है। तो दिस इज अ फ्यूचर वैल्यू कॉन्सेप्ट। ये फ्यूचर वैल्यू आपका इंटरेस्ट फैक्टर को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे एन्युटी वाला जो फॉर्मूला है वो नहीं है, एन्युटी वाला फॉर्मूला थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा और टिपिकल हो जाता है, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा फ्यूचर वैल्यू निकालने की बात की जा रही है। तो जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको 100 रुपए अगर आज देता हूं, एक साल बाद 10% इंटरेस्ट पे उसकी क्या वैल्यू होने वाली है, तो आप कैसे निकालेंगे, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से, और फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कैसे निकलेगा, 1 प्लस आर, आर आपका है 10% का और एन आपका टाइम पीरियड है 1 का। तो इस तरीके से आपकी फ्यूचर वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो दिस क्लियरली डिनोट्स फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी का यहाँ पे बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे अभी हमारे पास एक सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन रिगार्ड्स टू एक्सचेंज रेट रिस्क ऑफ अ फर्म इंपोर्टिंग गुड्स। एक फर्म है जो बाहर से सामान को इंपोर्ट करती है, अब उसको एक्सचेंज रेट का रिस्क सताता है। जैसे लेट सपोज अभी $1 हमारा 80 रुपीज का है, बट उसे डर लगता है कि अगर यहाँ पे हमारा डॉलर मजबूत हो गया, होम करेंसी वीक हो गई, $1 अगर 100 रुपए का हो गया तो यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, मेरे को बहुत ज्यादा रुपीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा डॉलर खरीदने के लिए, तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो पढ़ते हैं जी दोनों पॉइंट्स जो दिए हुए। इफ द होम करेंसी वीकन्स, जैसे हमारा वाला केस है, होम करेंसी वीक हो गई, पहले 80 रुपए दे के $1 मिल जाता था, बट अभी 100 रुपए देने पड़ते हैं $1 लेने के लिए। तो होम करेंसी हमारा जो रुपी है वो यहाँ पे वीक हो गया, तो फर्म को लॉस होगा। बिल्कुल जी, फर्म को यहाँ पे लॉस हो जाएगा क्योंकि उसे ज्यादा रुपीज देने पड़ेंगे डॉलर लेने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए। इफ द होम करेंसी स्ट्रेंथन्स, लेट सपोज $1 जो है वो यहाँ पे 70 रुपीज का हो गया, होम करेंसी स्ट्रेंथन हो गई, अब आपको 80 नहीं देने, अब आपको 70 रुपए देके डॉलर मिल जाएगा। तो इसमें कहीं ना कहीं आपके कम रुपयों का इस्तेमाल करना पड़ेगा इंपोर्ट करने के लिए, तो इससे आपको प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। इसीलिए केवल जो 1 वाला स्टेटमेंट है वो सही होगा। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास अब सवाल है जी, इफ द सेल्स एंड पीवी रेशियो ऑफ अ फर्म इज ₹1000 एंड 80% रिस्पेक्टिवली। तो सेल्स आपकी 1000 है, पीवी रेशियो अगर 80% है, यानी कि कंट्रीब्यूशन आपका सेल्स का 80% यानी कि 800 निकल कर आ जाएगा। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड इज 400, ऑपरेटिंग लीवरेज ऑफ द फर्म इज गोइंग टू बी, ऑपरेटिंग लीवरेज आपको निकालना है जी। ऑपरेटिंग लीवरेज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कैसे निकलता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी करके निकलता है जी।
कंट्रीब्यूशन तो 800 हमें गिवन है, बट ईबीआईटी गिवन नहीं है। ईबीआईटी के लिए हमें क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट घटाना पड़ेगा तो ईबीआईटी निकल कर आएगा। बट इस सवाल में कोई फिक्स्ड कॉस्ट की जानकारी दे ही नहीं रखी है, तो कैसे इसे सॉल्व करें, कैसे इसे अप्रोच करें। तो प्यारे दोस्तों, इस सवाल में डेफिनेटली गड़बड़ तो है, बट अगर आपको कोई आंसर मार्क करना है, कोई आंसर पे आपको टिक लगाना है, तो कैसे लगाएं। अब फिक्स्ड कॉस्ट तो गिवन नहीं है, इंटरेस्ट गिवन है। अब ये इंटरेस्ट को ही यहाँ पे इंक्लूड करके आप अगर ईबीआईटी 400 निकाल लेते हैं, तो उस केस में आपका जो आंसर है 2 का बन जाएगा। हालांकि ये आंसर सही नहीं है, बट कई बार एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल आ जाते हैं जिसमें आपको कुछ ऐसा ही तिकड़म लगाना पड़ेगा ताकि कोई आंसर को आप मार्क कर लें। और इवेंचुअली ऐसे आंसर्स चैलेंज हो जाते हैं, ऐसे आंसर्स को चैलेंज किया जाता है, और कई बार एग्जामिनर जो है एक्सेप्ट करके इनको आपके ड्रॉप भी कर देता है। बट अगर आपको कोई तुक्का लगाना है तो ऐसे ही एक तुक्का यहाँ पे लगाया जा सकता है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास अब सवाल है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इशू इज द कॉस्टलीस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो हमसे पूछा जा रहा है कि भैया इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा आपको कॉस्टली पड़ने वाला है, महंगा पड़ने वाला है एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम। अब देखो, यहाँ पे अगर आपने डिबेंचर इशू किया डिस्काउंट पे, लेट सपोज 100 रुपए का डिबेंचर है, उस पर 10% आप इंटरेस्ट पे करने वाले हो, आपने उसे 90 रुपए पे इशू किया और रिडीम करने वाले हो 110 पे। देखो, यूजुअली आपको नॉर्मल केस में केवल कॉस्ट क्या पड़ती कि 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपने डिस्काउंट पे इशू कर दिया तो चलो, ये आपने 10 रुपए का डिस्काउंट भी भुगत लिया, वो भी आपकी कॉस्ट हो गई। बट अगर आप रिडम्पशन भी प्रीमियम पे करने वाले हो तो ये 10 रुपए और ऐड हो गए, ये 10 रुपए का प्रीमियम भी आपको पे करना पड़ेगा रिडम्पशन पे। तो ये वाले केस के अंदर आपका सबसे ज्यादा महंगा आपको पड़ रहा है। आप अगर डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, प्रीमियम पे रिडीम करोगे, इंटरेस्ट भी साथ में देना है, तो इसमें आपको तीनों तरफ से मार पड़ रही है और ये सबसे ज्यादा कॉस्टली आपके लिए पड़ेगा। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो अब यहाँ पे हमारे सामने सवाल है जी, इफ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर एंड कॉस्ट ऑफ डेट is 20% and 12% respectively, and the debt equity ratio is 0.6, then what would be the weighted average cost of capital। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है आपकी, वो यहाँ पे 20% की है, कॉस्ट ऑफ डेट जो आपका है वो यहाँ पे 12% का है, डेट इक्विटी रेशो जो आपको दे रखी है वो दे रखी है 0.6 की, 0.6 की रेशो आपको दे रखी है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी को इक्विटी के वेट से मल्टीप्लाई करेंगे कि इक्विटी कितना है कैपिटल स्ट्रक्चर में। तो प्यारे दोस्तों, डेट 0.6 है, इक्विटी 1 है, तो हम कह सकते हैं कि टोटल कैपिटल अगर हमारा 1.6 है तो 1.6 में 0.6 मेरा डेट है और 1 मेरा इक्विटी है। तो अगर मैं बात करूं इक्विटी की तो डेट इज गोइंग टू बी 1 डिवाइडेड बाय 1.6, और अगर मैं बात करूं डेट की तो 12% इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 1.6। तो इसे आप अगर सॉल्व करेंगे, इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसे आप सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्तों तो ये आपका निकल कर आएगा यहाँ पर 12.5 प्लस 4.5 और ये आपका 17% बनेगा, जो कि आपको किसी ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कोई करेक्ट आंसर आपका नहीं बनेगा, कोई भी ऑप्शन में आपका आंसर करेक्ट यहाँ पे नहीं है, और आंसर इज गोइंग टू बी 17%। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास अब सवाल है, टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग इज अप्लाइड टू इवेल्युएट। तो कैपिटल बजटिंग की जो टेक्निक्स हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं क्या चीज को इवेल्युएट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट, इन्वेस्टमेंट इन वेस्टिंग एसेट। अब कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स का जो आप इस्तेमाल करते हो वो इवेल्युएट करते हो कि आपको कोई लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर करना है, बहुत बड़ा खर्चा करना है, कोई प्लांट एंड मशीनरी लगानी है, कोई फैक्ट्री लगानी है, तो उससे आपको आपको अल्टीमेटली बेनिफिट होगा या नहीं होगा, आपका एनपीवी पॉजिटिव निकल कर आएगा या नहीं आएगा। तो इन्वेस्टमेंट जो हमारी हो रही है बड़े बड़े फिक्स्ड एसेट्स में, उनको इवेल्युएट करने के लिए आप कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हो, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी का प्यारे दोस्तों बन जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिगार्ड्स टू हेजिंग। तो हेजिंग बेसिकली एक तरीका है आपके रिस्क को मैनेज करने का। It minimizes the risk through options, it minimizes the risk through future,
it minimizes the risk through options and future. It is a short straddle type of strategy. देखो हेजिंग आप क्यों करते हो? अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में आपको कोई रिस्क अराइज हो रहा है, मे बी फॉरेन करेंसी से जुड़ा हुआ, मे बी स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ, तो आप उस रिस्क को हेज करने की कोशिश करोगे। उसके काउंटर में एक ऑपोजिट एग्रीमेंट करने की कोशिश यहाँ पे आप करोगे। वो एग्रीमेंट फ्यूचर का भी हो सकता है, ऑप्शंस का भी हो सकता है। ये बेसिकली सभी एक डेरिवेटिव के टाइप हैं, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के टाइप हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे, या फिर मैं कहूँ मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, इट मिनिमाइजेस द रिस्क थ्रू ऑप्शन एंड फ्यूचर का बन जाएगा। तो अल्टीमेटली रिस्क को मिनिमाइज करना है, और कैसे भी आप उस रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो, ऑप्शन से भी फ्यूचर से भी। चलो अगला सवाल इसी हमारे पास, विद रेफरेंस टू कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जो आपका CAPM मॉडल है उसके कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछ रहे हैं भैया कौन सा यहाँ पे करेक्ट है स्टेटमेंट। It is a one factor model, two factor model, multi factor model does not follow a normal distribution. अब CAPM की अगर हम बात करें तो इट इज अ वन फैक्टर मॉडल। इसमें केवल और केवल एक बीटा, एक फैक्टर का ही इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीपल बीटास या मल्टीपल फैक्टर्स का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया जाता। इसके ऑपोजिट हमारे पास एक आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी APT मॉडल आता है, उसके अंदर आप मल्टीपल बीटास का इस्तेमाल करते हैं, वो एक मल्टी फैक्टर मॉडल बन जाता है। बट CAPM इज अ वन फैक्टर मॉडल, और इसीलिए करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का बन जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास अब सवाल है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। तो आपको यहाँ पे मैचिंग करनी है जी। सबसे पहले दे रखा है फाइनेंशियल लीवरेज। तो फाइनेंशियल लीवरेज की अगर हम बात करें तो बेसिकली एक फाइनेंशियल रिस्क का मेजर हो सकता है, तो 1 को 3 से मैच कर सकते हैं। क्विक रेशो एक लिक्विडिटी का मेजर है जी, 4 से मैच कर सकते हैं। स्टॉक टर्नओवर, कितनी एफिशिएंटली आप अपने स्टॉक को टर्नओवर में कन्वर्ट कर लेते हो, टर्नओवर कर लेते हो, एफिशिएंसी का मेजर है। मार्जिन ऑफ सेल्स, ये बेसिकली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को डिपेंड कर रहा है कि कितना प्रॉफिट मार्जिन है आपका सेल्स के ऊपर। और अगर हम ऐसी मैचिंग बनाने की कोशिश करते हैं तो करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों हमारे पास जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए का बनेगा। ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन जिसमें हमने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं आज के सेशन से आपको क्लैरिटी मिली होगी कि असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे कैसे क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। आज के लिए सेशन में इतना ही, बट अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, और फ्यूचर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।